हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वान डेर वाल बल्ब। ठीक है, ये लगभग आपके इस जो यूनिट फर्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उसका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद हम या तो सेकंड यूनिट या थर्ड यूनिट शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है वान डेर वाल बल्ब। अब ये वान डेर वाल बल्ब क्या होते हैं तो आप लोगों ने वैसे पढ़ चुके हैं इसको, फिर भी आप लोगों ने पढ़ेंगे धात्विक बल, आयनिक बल, सहसंयोजक बल, इनकी तो हम बार बार बात करते हैं। उपसहसंयोजक बल, इनके हम बार बार करते हैं। वान डेर वाल बल की बात थोड़ी कम की जाती है ना। तो ये जो आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, धात्विक बंध और उपसहसंयोजक बंध है, ये तो कैसे बंध होते हैं और ये कैसे बंध होते हैं? अंतर परमाणविक बंध या अंतर परमाणविक बल ये होते हैं। ठीक है, जबकि अंतर आणविक बल जो होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन बंध और वान डेर वाल बल। ठीक है, ये अंतर आणविक मतलब ये कहाँ लगते हैं? अणुओं के बीच लगते हैं। ये अंतर परमाणविक बंध या बल ये कैसे लगते हैं? ये परमाणुओं के बीच में लगते हैं। हमें पता है कि जो आयनिक बंध है वो किसके मध्य पाया जाता है? धनायन और ऋणायन के मध्य आयनिक बंध पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह सहसंयोजक बंध अधातु अधातु के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। धातु व एक अधातु के मध्य आयनिक बंध पाया जाता है। धात्विक बंध धातुओं के मध्य धात्विक बंध पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह उपसहसंयोजक बंध जिसमें कि एक रिक्त ऋण कक्षक हो और एक के पास लॉन पेयर देने को हो, तो वहां पर जो बंध बनता है उसको क्या कहते हैं? उपसहसंयोजक बंध। तो इस तरह से ये बंध तो कैसे होते हैं? अंतर परमाणविक होते हैं, ये परमाणुओं के मध्य बनते हैं। जबकि जो हाइड्रोजन बंध और वान डेर वाल बल होता है ये कैसे होते हैं? ये अंतर आणविक होते हैं, ये अणु के मध्य पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वान डेर वाल बल। अब ये वान डेर वाल बल किसे कहते हैं? तो ये जनरली क्या होते हैं? सहसंयोजक अणु या अणु के मध्य ये पाए जाते हैं। तो सहसंयोजक अणुओं के मध्य लगने वाला दुर्बल आकर्षण बल क्या कहलाता है? वान डेर वाल बल कहलाता है। जैसे नियोन नियोन के मध्य, उत्कृष्ट गैसों के मध्य जो बल पाया जाता है वो क्या होता है? वान डेर वाल बल पाया जाता है। जैसे CO2 के दो अणु है उनके मध्य क्या पाया जाएगा? वान डेर वाल बल पाया जाएगा। तो Cl2 दो Cl2 के अणु इनके मध्य क्या पाया जाएगा? वान डेर वाल बल पाया जाएगा। तो सहसंयोजक अणुओं के मध्य पाए जाने वाले दुर्बल आकर्षण बल को क्या कहते हैं? हम वान डेर वाल बल कहते हैं। दुर्बल आकर्षण बल क्योंकि बहुत दुर्बल होता है। इसकी जो बंध ऊर्जा होती है वो क्या होती है? 1 से 2 किलो जूल पर मोल होती है। कितनी होती है? 1 से 2 किलो जूल पर मोल, जो कि बहुत कम होती है। तो ये क्या है? दुर्बल बल होता है और सिर्फ एक आकर्षण बल है जिससे कि सहसंयोजक अणु बंधे हुए रहते हैं। ये तो एक इसकी परिभाषा। इसको हमने 5 टाइप में डिवाइड किया है वान डेर वाल बल को। ठीक है, कौन कौन से? एक तो है द्विध्रुव द्विध्रुव, एक है आयन प्रेरित द्विध्रुव, एक क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव, आयन द्विध्रुव। ठीक है, ये इसके 5 टाइप हैं। इन 5 टाइप को हम एक एक करके देखेंगे। उससे पहले ये देखते हैं कि वान डेर वाल बल पाया ही जाता है, इसकी पुष्टि कैसे हुई। ठीक है, तो वान डेर वाल बल पाया गया, इसकी पुष्टि इस तरह हुई कि जैसे वास्तविक गैस होती है वो आदर्श गैस से क्या करती है? अपना व्यवहार विचलन प्रदर्शित करती है, वैसा व्यवहार नहीं दर्शाती जैसा आदर्श गैस दर्शाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये भी वान डेर वाल बल के कारण होता है। वास्तविक गैसों में क्या पाया जाता है? वान डेर वाल बल पाया जाता है, जबकि आदर्श गैस में इस तरह का बल नहीं पाया जाता है। इसी तरह वान डेर वाल गैस जो वान डेर वाल वास्तविक गैस थे उसके लिए आदर्श गैस समीकरण जो थी उसमें कुछ परिवर्तन किए गए और उसके बाद में वो वास्तविक गैसों के लिए लागू हुई। ठीक है, तो इस तरह से कि जो विचलन प्रदर्शित होता है वास्तविक गैसों का आदर्श गैस से वो होता है वान डेर वाल बल के कारण। इसी तरह देखा आपने कि जो सहसंयोजक अणु होते हैं उनके गलनांक क्वथनांक सामान्यतः जो आयनिक यौगिक होते हैं उनसे क्या होते हैं? कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है? धात्विक यौगिकों से भी कम होते हैं क्योंकि सहसंयोजक अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है? दुर्बल वान डेर वाल बल पाया जाता है और ये दुर्बल वान डेर वाल बल पाया जाता है तो ये क्या होता है? इजीली ब्रेक हो जाता है। इसलिए इनके गलनांक क्वथनांक सहसंयोजक अणुओं के क्या होते हैं? कम होते हैं। ये भी इस बात की पुष्टि करती है कि वान डेर वाल बल प्रेजेंट है। तो ये 2 प्रमाण तो हमें मिले कि वान डेर वाल बल उपस्थित है। इसी तरह देखो कुछ गैसें जैसे कि CO2, CCl4, O2, N2 ये गैसें हैं पर भी हम क्या कर सकते हैं? द्रवित कर सकते हैं, मतलब द्रव में बदल सकते हैं। ऐसा भी क्यों होता है? क्योंकि इनके मध्य भी क्या पाए जाते हैं? दुर्बल वान डेर वाल बल पाया जाता है। क्योंकि जब गैस गैसीय अवस्था में होती है तो अणु क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं,
लेकिन जब उन्हें द्रव में परिवर्तित करते हैं तो अणु कैसे आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, उनके मध्य क्या जनरेट हो जाता है, वान डेर वाल बल पैदा हो जाता है। इसीलिए उसको किस में बदल सकते हैं, हम द्रव में बदल सकते हैं, द्रवित कर सकते हैं। ये इसका थर्ड प्रमाण हुआ कि भाई वान डेर वाल बल तो उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये वान डेर वाल, इसी तरह आपने जूल थॉमसन प्रभाव पढ़ा होगा जिसमें हम गैसों के शीतलन प्रभाव को पढ़ते हैं। ये भी किसकी पुष्टि करता है, वान डेर वाल बल के उपस्थित होने की पुष्टि करता है। तो ये वान डेर वाल बल की उपस्थिति के प्रमाण थे कि क्या वान डेर वाल उपस्थित वास्तव में होता है। तो आपने देखा कि वान डेर वाल बल तो होता है सहसंयोजी अणुओं के मध्य। ठीक, अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे कि द्विध्रुव क्या है, कि द्विध्रुव क्या है। आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा स्पेसिस जिसके दो ध्रुव हो। ठीक है, डाइपोल, इस पे एक होता है सिरा तो होता है धनावेशित और एक सिरा होता है ऋणावेशित, उसे क्या कहते हैं, हम द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने ले लिया कि कुछ एक तो होते हैं कि कुछ अणु तो ऐसे होते हैं जिनमें एक धनावेशित सिरा और एक ऋणावेशित सिरा स्वतः ही बना रहता है। एक में होते हैं कि कुछ में इलेक्ट्रॉन्स की गति के कारण, अनियमित गति के कारण धनावेशित और ऋणावेशित सिरा बनता है। तो हम सबसे पहले द्विध्रुव आकर्षण की बात करते हैं। तो जब क्या होता है, जब दो द्विध्रुव के मध्य विपरीत सिरों के मध्य आकर्षण बल लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम किज्म बल भी कहते हैं। इस आकर्षण बल के दौरान जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है या उस दौरान जो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है उसका मान होता है -2 μ⁴/3r6kT। दिखाई दे रहा है आपको इधर, चलो इसको इधर लिखते हैं हम। देखिए हम बात कर रहे हैं आयन द्विध्रुव की। तो ये एक द्विध्रुव है जिसमें एक प्लस सिरा है एक माइनस सिरा है। इसी तरह एक ये द्विध्रुव है जिसमें ये प्लस सिरा और ये माइनस सिरा है। तो दो द्विध्रुव के मध्य विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल, ये माइनस है और ये प्लस है, इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, किज्म बल भी कहते हैं। इस दौरान जो अणु की स्थिति ऊर्जा होती है उसको हम दर्शाते हैं इक्के से और उसका मान होता है -2 μ⁴/3r6kT। देखो यहाँ पर क्या क्या है, जो म्यू है वो तो क्या है, द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है। जो आर है वो क्या है, परमाणु त्रिज्या है। जो के है वो क्या है, बोल्ट्जमान नियतांक है। जो टी है वो क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, इस तरह द्विध्रुव आकर्षण के दौरान इस अणु की स्थिति ऊर्जा का मान ये होता है या इस आकर्षण बल का मान ये होता है। ठीक है, ये तो देखा आपने और इसी को क्या कहते हैं, हम किज्म बल भी कहते हैं। सेकंड देखिए आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। अब हमें पता है कि कोई आयन होगा तो उसमें तो आवेश जरूर होगा, या तो वो धनावेशित होगा या फिर वो क्या होगा, ऋणावेशित होगा। और प्रेरित द्विध्रुव, माना कि कोई द्विध्रुव में चेंज नहीं है, वो एक उदासीन अणु है। देखो कैसे समझते हैं हम इसकी बात करें। माना कि हमारे पास एक धनायन है और एक है उदासीन अणु। ठीक है, एक धनायन है और एक है उदासीन अणु। अब ये धनायन जब उदासीन अणु के पास में आएगा तो ये क्या करेगा, इसका जो ऋणावेशित पार्ट है वही धनावेश की तरफ आकर्षित होगा। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा कि ये धनावेश है और इसका जो धनावेशित वाला पार्ट है वो इधर आ जाएगा और जो नेगेटिव पार्ट तो धनावेश की तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव पार्ट उससे दूर चला जाएगा। मतलब ये धनावेशित है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसके एक सिरे पर तो ऋणावेश पड़ जाएगा और एक सिरे पर धनावेश बन जाएगा। तो ये डाइपोल में चेंज हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं हम, प्रेरित द्विध्रुव या इंड्यूस डाइपोल। ये डाइपोल नहीं था, ये उदासीन अणु था, लेकिन आयन ने इसको इंड्यूस किया और डाइपोल में चेंज कर दिया। तो इस दौरान इन दोनों के मध्य जो आकर्षण बल होगा इसी को हम क्या कहते हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स।
ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिबाई बल भी कहते हैं। समझ में आया? यहाँ पर कोई ऋणायन भी हो सकता था। अगर ऋणायन होता तो वो उदासीन अणु के धनावेशित भाग को अपनी ओर आकर्षित करता, तो वो भी क्या करता, एक सीधा धनावेशित कर देता और एक ऋणावेशित कर देता, अर्थात उसको किसमें चेंज कर देता, इंड्यूस्ड डाइपोल में चेंज कर देता। और उन दोनों के मध्य जो आकर्षण बल लगता उसी को क्या कह देते हैं हम, आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। इस दौरान अणु की जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका मान क्या होता है, इसका मान होता है Z² अल्फा टू R⁴ यहाँ पर देखो ये जो Z है ये तो क्या है, धनायन या ऋणायन पर आवेश की मात्रा, अल्फा क्या है यहाँ पर, इनकी ध्रुवणता, R क्या है यहाँ पर, परमाणुवीय दूरी, बटा 2 तो 2 है इसे। तो इस तरह से इस स्थिति में इस आकर्षण बल की या इस अणु की स्थितिज ऊर्जा को इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव। ये क्या है, माना कि कई उदासीन अणु हैं, ठीक है, उदासीन अणुओं में इलेक्ट्रॉन्स की अनियमित गति के कारण वो किस में चेंज हो गया है, एक द्विध्रुव में चेंज हो गया है। इलेक्ट्रॉन्स की अनियमित गति हुई, इलेक्ट्रॉन्स एक ही सिरे पर इकट्ठे हो गए तो वहां ऋणावेशित हो जाएगा और दूसरा सिरा धनावेशित हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव हुआ। ये द्विध्रुव जो बना वो क्या करेगा, उसी तरह के उदासीन अणु के पास में जाएगा और उसके भी उसको किस में चेंज कर देगा, वो डाइपोल में चेंज कर देगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की अनियमित गति के कारण उत्पन्न हुए या बने इंड्यूस्ड डाइपोल अन्य अणु को भी डाइपोल में चेंज कर देता है, उसे हम कहते हैं क्षणिक द्विध्रुव। और इस दौरान इंड्यूस्ड डाइपोल और क्षणिक डाइपोल के मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसे हम क्या कर देते हैं, क्षणिक द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। हुआ क्या है कि ये उदासीन अणु था, इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की अनियमित गति हुई तो ये किसमें चेंज हो गया, द्विध्रुव में चेंज हो गया, ठीक है। फिर ये क्या क्या इसके पास उदासीन अणु आया, इसने इसको भी किसमें चेंज कर दिया है, द्विध्रुव में चेंज कर दिया, इस तरह से। और इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा उसे क्या कहते हैं हम, डिबाई बल। इसे क्या कहते हैं हम, डिबाई बल। अगर किस में लंदन, इसे क्या कहते हैं हम, लंदन फोर्स। अगर केस में डिबाई और लंदन फोर्स के स्ट्रेंथ की बात करें, सामर्थ्य की बात करें, तो इसमें से केस में बल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद डिबाई होता है, उसके बाद लंदन बल होता है, ठीक है। केस में डिबाई और फिर लंदन फोर्स, ये इनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये बन जाता है। इस दौरान जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसे हम दर्शाते हैं, लंदन फोर्स रहा इसलिए इसको L लगा दिया है, 3/4I⁴ अपॉन R, ठीक है। यहाँ देखो ये I तो क्या है, आयनन विभव है, अल्फा क्या है, ध्रुवणता है, R क्या है, वही परमाणुवीय त्रिज्या है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में अगर ये सब मान हम रख दें तो हम इसको स्थितिज ऊर्जा को या आकर्षण बल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव। क्या, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। इसमें क्या है कि एक अणु माना कि एक स्थायी द्विध्रुव था, ठीक है, उसमें ऑलरेडी धनावेशित और ऋणावेशित सिरा बना हुआ था, तो वो एक स्थायी द्विध्रुव था। उसके समीप में एक उदासीन अणु आया, उसके कांटेक्ट उदासीन अणु आया, तो वो उदासीन अणु को भी किस में चेंज कर देता है, इंड्यूस्ड डाइपोल में चेंज कर देता है। और उस दौरान उन दोनों के मध्य जो आकर्षण बल होता है उसी को हम क्या कह देते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। देखो कैसे, माना कि ये एक द्विध्रुव था, ये द्विध्रुव एक उदासीन अणु के संपर्क में आया। द्विध्रुव तो समझते हैं ना, जिसके दो ध्रुव हो, दो द्विध्रुव, ठीक है। यह आया, इसका ऋणावेशित सिरा इसके संपर्क में आया
तो ये क्या करेगा, इसके धनावेश सिरे को आकर्षित करेगा, इसका धनावेश सिरा आकर्षित हुआ और एक तरफ इसका नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। इन दोनों के मध्य जो आकर्षण बल होगा इसको कहते हैं हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। कुल मिला के बात यह है कि ये जो नाम है, इन्हीं नाम से इनकी व्याख्या की जाती है और इसको समझा जा सकता है। नेक्स्ट देखो, हमारे पास नेक्स्ट है आयन द्विध्रुव आकर्षण बल। आयन द्विध्रुव आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि या तो धनायन होगा या फिर ऋणायन होगा। फिर आ रहा है हमारे पास में द्विध्रुव है, तो मतलब ये क्या होगा, द्विध्रुव होगा। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यदि धनायन है हमारे पास में, तो द्विध्रुव के कौन से सिरे से अट्रैक्ट होगा, ऋणावेशित वाले सिरे से। यदि हमारे पास में ऋणायन है तो वो कौन से सिरे से अट्रैक्ट होगा, धनावेशित वाले सिरे से। और वो दोनों परस्पर आपस में समीप आ जाएंगे और उन दोनों के मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसी को हम क्या कह देते हैं, आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। इस तरह से ये जो वैन डर वाल बल है, इसकी समझ में आ गया कि ये किसके मध्य पाया जाता है, अणुओं के मध्य पाया जाता है, ठीक है। किसके मध्य, अणुओं के मध्य, परमाणुओं के मध्य वैन डर वाल बल नहीं पाया जाता है। ये तो देखा हमने वैन डर वाल बल के प्रकार। अब हम देखते हैं वैन डर वाल बल का किस पर ये वैन डर वाल बल निर्भर करता है। तो देखो, वैन डर वाल बल की जो निर्भरता है वो पहली निर्भरता है साइज पर। वैन डर वाल बल अणु की साइज पर निर्भर करता है, ठीक है। साइज और वैन डर वाल बल में क्या संबंध होता है, वैन डर वाल बल, वैन डर वाल फोर्स और साइज में प्रोपोर्शनल का साइन होता है। जैसे जैसे अणु की साइज बढ़ती जाती है वैसे वैसे वैन डर वाल फोर्स भी बढ़ता जाता है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगी तो उन दोनों के मध्य जो सतही कांटेक्ट है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, इसलिए वैन डर वाल बल भी बढ़ता जाएगा। सेकेंड है वैन डर वाल फोर्स प्रोपोर्शनल टू ध्रुवणता। वैन डर वाल फोर्स प्रोपोर्शनल टू दूरी। वैन डर वाल फोर्स प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। साइज बढ़ने के साथ साथ वैन डर वाल फोर्स बढ़ता है, अणुओं की ध्रुवणता बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ता है, दूरी बढ़ने पर ये घटता है और टेम्परेचर बढ़ने पर भी ये घटता है। तो इस तरह अगर आपको टेम्परेचर का कोई ऑर्डर दे दिया जाए या कुछ अणुओं की डिस्टेंस दे दी जाए और आपसे पूछा जाए इसके वैन डर वाल फोर्स की ऑर्डर बताइए, तो आप बता सकते हैं किस तरह की। अगर दूरी बढ़ रही है तो वैन डर वाल फोर्स घटेगा, क्योंकि दूरी दूर दूर होंगी, उनके मध्य जो अट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो ये वैन डर वाल बल की डिपेंडेंसी देखिए, आपकी निर्भरता देखिए। इसी के साथ में जो वैन डर वाल टॉपिक है वो कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। थैंक यू।